हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार जी चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम होगा धुआंधार सीरीज। मैं आपको बता दूं आज से हम करने क्या वाले हैं। देखो, जीके और जीएस जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यदि आप जीके और जीएस पर अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। तो उसी को लेकर के हमने जो है मॉडल टेस्ट पेपर जो है इसको डिज़ाइन किया है, तो ये आपके लिए मैं लेने वाले हूँ। तो इसमें होगा ये कि परीक्षा में जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं के आधार पर मॉडल पेपर जो है तैयार किया गया है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर हो, आपका इकोनॉमिक्स हो और आपका पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जीके जीएस, आपका जो साइंस हो, जनरल साइंस होता है, सभी के क्वेश्चन को इसमें मिला करके रखा गया है। आप यूपी SSSC पीईटी की जो वैकेंसी आई हुई है चाहे उसकी तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है आप इसको लीजिएगा। तो आप इसमें आपको करना ये है कि आपको मैं जो है इसमें 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो 30 क्वेश्चनों में आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके कितने स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। अब आप बताइए जनगणना किस सूची के अंतर्गत आएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है संघ सूची या राज्य सूची, किस में आने वाला है। देखो आप समझिएगा, जनगणना जो है हमारी वो संघ सूची का विषय है, क्योंकि जब जनगणना कराई जाती है केंद्र सरकार ही इसको कराती है। देखो सूचियां होती क्या हैं पहले वो समझना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान का जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसमें होता क्या है, 3 तरह की लिस्ट बनाई गई हैं। एक तो संघ लिस्ट मैंने बता दी, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। तो इसमें होता क्या है, जो संघ होगा, संघ सूची में वो विषय रखे जाएंगे जिसमें केंद्र को जो है कानून बनाने का अधिकार होगा। तो मैं आपको बताऊं संघ में जो है कितने विषय हैं, 100 विषय इसमें रखे गए हैं। जैसे यदि मान लीजिए विदेशी मामलात होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध होते हैं, उसको उस पर कानून कौन बनाएगा, संघ सूची बनाएगी। उसके अलावा राज्य क्या होगी, राज्य में जो है विषय की संख्या मैं आपको बताऊं तो 61 जो है राज्य में विषयों की संख्या है। 61 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे पुलिस व्यवस्था होगी, कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी। इस तरह के जो है इसको राज्य सूची में रखा गया है। उसके अलावा समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है 47 है। जैसे शिक्षा पर कोई कानून बनाना है तो शिक्षा पर लेकर के शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति कौन लेकर के आया, केंद्र सरकार लेकर के आई थी। उसी के साथ ही साथ राज्य में यदि कोई भी परिवर्तन करना होता तो राज्य सरकार भी इसमें कर सकती है। तो समवर्ती सूची वही होती है। तो जनगणना किस सूची के संग अंतर्गत आता है, तो मैं आपको बता दूं संघ सूची के अंदर जो है जनगणना आता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यदि जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए, देखो ये तो जनगणना बता दी मैंने आपको, यदि आपसे पूछी जाए जनसंख्या के सूची का विषय है तो जनसंख्या जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, उससे रिलेटेड पूरा पोस्टमार्टम होगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो क्लास को आप पूरी लीजिएगा, लास्ट में बताइएगा आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए, वो आपको मुझे लास्ट में स्कोर बताना है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। देखो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन हम भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं, वो मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है बनकर के तैयार हो गया था। और भारत का संविधान 2 महीने 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ है, ये हमको पता है। इसको बनाने वाले जो प्रणेता थे वो कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया गया। अब इसमें होना क्या था मैं आपको बता दूं, जो संविधान है हमारा उसमें क्या हमारे पास ऑप्शन थे, हम क्या क्या इसमें कर सकते थे। तो मैं आपको बता दूं इसमें 3 तरीके की लिस्ट बनाई जा सकती थी। एक तो यूनियन हम बना सकते थे, तो यूनियन, और दूसरा हमारे पास फेडरल का भी ऑप्शन था, और उसके साथ ही साथ क्वासी फेडरल का भी हमारे पास ऑप्शन था। इसको हम किसी रूप में जो है वर्णित कर सकते थे। तो देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है संघ, मतलब राज्य जो है राज्यों का संघ बना दिया जाए किसी भी देश को। जैसे मान लीजिए आपके पास
संघ होने वाला है, तो संघ में जो है कोई भी राज्य होगा तो वो जैसे मान लीजिए ये ईंटें बनी हुई है, घर कोई भी आप दीवार अगर खड़ी कर रहे हो तो उसमें जो है ईंटें आप लगा सकते हो, जैसे ये ईंटें लगी हुई हैं, तो इसमें यदि आप ऊपर से इस पर प्लास्टर चढ़ा देंगे तो ये ईंटें इससे अलग नहीं हो पाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से मान लीजिए पूरा भारत है, तो भारत के अंदर जो है ईंटें हैं, ये राज्य हैं, तो राज्यों के ऊपर एक तरीके से प्लास्टर चढ़ा दिए तो ये जो है इससे अलग नहीं हो सकता है। यदि फेडरल की बात करूँ तो ये मान लीजिए दीवार है, तो इसमें ये ईंटें हैं, तो इससे जो है मान लीजिए अगर प्लास्टर नहीं चढ़ा तो इनको आराम से अलग किया जा सकता है। उसके अलावा मान लीजिए दीवार है, तो दीवार में उल्टी सीधी ईंटें रख दी हैं तो वो जो है अलग हो सकती हैं। तो मैं इसका आप अब इसमें एग्जाम्पल में समझिएगा, ईंटें अगर अलग अलग रखी हैं तो उसको कहा जाएगा अर्धसंघवाद, मतलब क्वासी फेडरल, उससे राज्य जो है आसानी से केंद्र से अलग हो सकते हैं। लेकिन फेडरल की यदि मैं बात करूं तो इससे जो है इतने आसानी से नहीं हो सकते, लेकिन अलग हो सकते हैं। यूनियन की बात करूं तो ये चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ईंटा लगा है, उसके बाद मसाला लगा है, पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो अलग नहीं हो सकते। भारत ने यही व्यवस्था अपनाई, यूनियन को व्यवस्था को अपनाया। भारत का मतलब ये था कि भारत में अन्य तरीके की विविधताएं हैं। मान लीजिए हमारा साउथ इंडिया अलग हो जाता है, नॉर्थ भारत अलग हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाता है। तो भारत में इतनी अधिक विविधताएं हैं, तो यदि मान लीजिए अगर हम फेडरल व्यवस्था रखते तो कोई भी जो है राज्य अलग देश की मांग करने लग जाता था। तो भारत ने यूनियन को अपनाया। देखो अमेरिका, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं दोनों के। यूनियन का जो एग्जाम्पल है वो अपना भारत है, उसके साथ ही साथ फेडरल व्यवस्था का एग्जाम्पल कौन है, वो है यूएसए। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, यूनियन के रूप में वर्णित करता है, संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत जो है जो राज्यों का एक तरीके का संघ है। भारत में कितने स्टेट हैं यदि मैं आपसे पूछूं तो 28 राज्य हैं, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश आप बताइएगा कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, ये आपको मुझे बताना है। देखो मछलियों का जो यकृत तेल होता है इसमें किसकी विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी जो है इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन डी का आप मुझे बताइए कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है वो मैं आपको बता दूं, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा विटामिन सी का अगर साइंटिफिक नेम मैं आपको बताऊं तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन ई यदि मैं आपको बताऊं इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो टोकोफेरॉल जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है, और जो जनन शक्ति जो होती है उसको वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी होने से। उसके अलावा विटामिन के यदि मैं आपको बताऊं तो फाइलोक्विनोन जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम बताइए, फाइलोक्विनोन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है इसकी कमी से रोग हो जाता है। तो आपको मैंने बताया मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन डी की। देखो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपसे इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखो तुलबुल जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये झेलम नदी पर जो है ये तुलबुल परियोजना स्थित है। तो झेलम नदी जो है कहाँ बहती है, वो यदि मैं आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर की ये नदी है। देखो 5 नदियां हैं, 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 नदियां होती है। एक इनकी जो है सिंधु नदी की जो है सभी की सभी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इनके प्राचीन नाम यदि मैं आपको बताऊं तो झेलम नदी का क्या होता है, आप ऐसे याद रखिए, झोला बस्ता, तो बितस्ता जो है वो इसका नाम हो जाता है। इसके अलावा चेनाब की यदि मैं बात करूँ तो चेनाब का जो होता है इसका नाम अस्किनी के नाम से जो हम इसको पहले जानते थे। इसके अलावा ब्यास, ब्यास को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि ब्यास का नाम है बिपाशा, बिपाशा बासु आपने देखी होगी, तो बिपाशा। इसके अलावा रावी की यदि मैं बात करूं तो रावी का जो प्राचीन नाम था वो था पुरुषड़ी, पौरुषड़ी जो था इसका नाम था। इसके अलावा सतलज की बात करूं तो शताद्री जो है उसका प्राचीन नाम था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, बाबरनामा के लेखक कौन है, आप मुझे बताइए। किसका क्वेश्चन है, हिस्ट्री का, तो मैंने इसमें सभी जो है सब्जेक्ट इसमें रखे हुए हैं। तो बाबरनामा के लेखक का आपको नाम बताना है। बाबरनामा जो है खुद बाबर के द्वारा लिखा गया था। देखो भारत में जो मुगल जो सल्तनत थी वो किसके द्वारा शुरू की गई, तो बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। 1526 में जब पानीपत की प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, तो बाबर इसमें जीत जाता है। तो इसके बाद जो है भारत में मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बाबरनामा, बाबर की लेखक वो जो है बाबरनामा के लेखक बाबर हो जाते हैं। उसके अलावा अबुल फजल जो है इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, तो अकबरनामा जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो जो हुमायूं नामा जो लिखा गया है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा कल्हड़ की कौन सी पुस्तक है, तो कल्हड़ की पुस्तक यदि मैं आपको बताऊँ तो राज तरंगड़ी जो
है वो कलहड़ के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। लेकिन राज तरंगिणी में खास बात मैं आपको बता दूं, कश्मीर का इतिहास जो है वो राज तरंगिणी में लिखा गया है, कलहड़ के द्वारा पुस्तक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके इसको लेकर के इसको बनाया जाता है। इसके अलावा 22 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आप मुझे बताइएगा। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 22 का एक आंकड़ा होता है, आप उसको याद रखिएगा। 22 यदि आपसे मार्च पूछे तो वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 यदि आपसे अप्रैल पूछा जाए तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई पूछा जाए तो विश्व जैव विविधता दिवस। तीनों याद रखने हैं आपको। 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च मैंने आपको बताई दी है, कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे जो है इस दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों याद रखने हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको इसको समझ में आएगा कि प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक होगा, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक होता है। दूरी का जो है मात्रक, इसका मतलब ये होता है प्रकाश वर्ष का, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी चलता है हम उसको एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष में जो है मीटर कितने होते हैं वो मैं आपको बता दूं, 9.46 × 10⁻15 मीटर जो है वो एक प्रकाश वर्ष के अंदर होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो वो होता है पारसेक। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समय का मात्रक क्या है? सेकंड जो है समय का मात्रक हो जाता है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसके अलावा दूरी का तो आपको पता चल ही गया, प्रकाश वर्ष है, मीटर इसका जो है ऐसा ही यूनिट होता है। उसके अलावा संवेग की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक हो जाता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आप इसका क्वेश्चन बहुत ही समझदारी से दीजिएगा। देखो मैं आपको बता दूं, शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसके अलावा आपको बता दूं 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही इसमें ऑप्शन सही होने वाले हैं। ए भी सही होगा और सी भी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करेंगे तो कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। इससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि सेंटीग्रेड की जगह आप 37 रखेंगे तो 37/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ से जो है आपका जो फ़ारेनहाइट निकल करके आएगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। शरीर का सामान्य तापमान इतना ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत को मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की वो आप मुझे बताइए। बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तब भारत में मुगल सल्तनत स्थापित की गई थी। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं आता है। तो हुमायूं बाबर का बेटा था। इसके अलावा हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब तक जो है भारत एक तरीके से एकत्रित रहा था। औरंगजेब ने जो है भारत को अखंड करने की कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब के बाद जो है मुगल सल्तनत का पतन होता चला गया। तो उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला आए तो और सब जो है। इसके बाद बहादुर शाह जफर जो था सेकंड जो था, ये जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के समय जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, महान क्रांति, उसके जो दिल्ली का जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर टू ही था। इसके बाद जो है इसको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसको जो है अपनी ज़मीन जो है इसको दफन होने के लिए अपनी जो है मातृभूमि भी इसको नसीब नहीं हुई थी। इसको कहाँ दफना दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, वहीं निपट गया था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको ये मुझे बताना। मैं आपको बता दूं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत डॉक्टर जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनके द्वारा कहा गया था। 8 अगस्त 1942 को इसकी जो है घोषणा की जाती है। 9 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया गया। जो भारत के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, हमारे इसके साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सबको जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन इस जो है आंदोलन को किसने ज़्यादा जो है जो युवा नेता थे जो उनके द्वारा जो है इसमें काफ़ी बल दिया गया। तो जो पीटी ऊषा मेहता जो थी उन्होंने रेडियो चलाया था। तो आप ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा 1905 में क्या हुआ था ये आपको इतिहास के हिसाब से बताना है। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में ही हुआ था। तो ये जो बंगाल था उसको 2 भागों में बांट दिया था। किसने बांटा था? कर्जन ने बांटा था। इसके अलावा 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में ही किया गया था।
गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था यदि आपसे पूछा जाए तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। 1919 में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद क्या हुआ था, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। देखो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला तारा है वो जो है आपका शुक्र जो है, वो सौर मंडल का जो है सबसे इसका बुध है आंसर। बुध जो है सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला जो है तारा होता है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के बारे में यदि मैं आपको बता दूं तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, MBE सन। आपको इससे क्या समझ में आया, इसको आपको समझ में तो आया नहीं होगा। देखो इसका मतलब होता है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इधर आपका सन होता है, तो सन से जो है कौन कौन से जो ग्रह हैं उनकी दूरी का मैंने आपको बता दिया है। तो मार्स ये आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और ये आपका हो जाता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार किस वंश का शासक था, बिंदुसार को आपको बताना है कि किस वंश का ये जो है शासक था। तो बिंदुसार मैं आपको बता दूं ये जो था आपका मौर्य वंश का ये शासक था। मौर्य वंश की भारत में जो है स्थापना कब हुई है मैं आपको बता दूं, तो ये जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके द्वारा मौर्य वंश की जो है स्टार्टिंग की जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी जो जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना होती है। इनके बाद जो है बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद जो है सम्राट अशोक आते हैं। तो मौर्य वंश जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, यह आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं प्रसिद्ध जो लिंगराज मंदिर है आपका, ये आपका स्थित है भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। इसके अलावा छतरपुर में कौन सा मंदिर है, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपके छतरपुर में ही स्थित हैं। इसके अलावा खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मैं यदि आपको बताऊं कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम में जो हमारा कांचीपुरम के भी मंदिर है। इसके अलावा हम्पी में जो है कर्नाटक है। इसके अलावा मैंने जो ये क्वेश्चन बताया था सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों ये बुध नहीं है, इसका सही आंसर जो है वो शुक्र ही होगा, क्योंकि इसका जो सौर मंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। वो मैंने आपको गलती से बुध बता दिया था, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको मुझे बताना है। देखो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। ये जो थी वो हैरत डोमर मॉडल पे आधारित थी। उसके अलावा दूसरी आती है 1956 से 61 की भी। देखो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें उद्योगों पर बल दिया गया था। इसी में जो है आपके भिलाई स्टील प्लांट और आपका ये जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट और जो है आपका एक राउरकेला स्टील प्लांट, 3 स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। और तीसरा जो है बोकारो स्टील प्लांट आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और इसके अलावा ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बाद होता क्या है, इनको जो है वर्ष 2000 जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी तो इसमें 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। तो ये जो है हमारा जो पंचवर्षीय योजना चलती थी उसके स्थान पर नीति आयोग आ जाता है। इसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। मैं आपको बता दूं 1934 में हुआ क्या था कि यंग हिल्टन आयोग आया था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही जो है 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है, आरबीआई की स्थापना हो जाती। जब इसकी स्थापना हुई थी तब जो इसका हेडक्वार्टर स्थित था वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में अभी जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके अलावा इसके आरबीआई के बारे में कुछ बातें और जानिएगा आप। जब इसका स्थापना हुई थी तब जो इसको है इसके अध्यक्ष जो चेयरमैन कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, आरबीआई के पहले जो चेयरमैन थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तब जो इसके पहले वो चेयरमैन बने, भारतीय चेयरमैन वो बने थे सीडी देशमुख जी। इसके अलावा आरबीआई के अभी जो 25वें गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के बाद पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब बनते हैं और 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो जो यह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इसमें जो है पूरा पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके नहीं छोड़ देते हैं। तो यह आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर
इसका कहाँ स्थित है? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके जो हमारे हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस एडनोम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भारत के जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें जो है जो हमारा WHO है इसके पहले CEO किसको बनाया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CEO जो बनाया गया वो अनिल सोनी को बनाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके साथ ही साथ और भी संस्थाओं को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको डेली आप जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें आपको ये आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे। तो जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मनीला में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थित है। न्यूयॉर्क में कौन सा? यूनाइटेड नेशन का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो जो परम 8000 है। इसके अलावा भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे वो यदि मैं आपको बताऊं तो विजय भटकर जो हैं वो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक थे, याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है फूगाफू। किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया जापान के द्वारा। इसके अलावा प्रत्युष जो है ये भी भारत का ही सुपर कंप्यूटर है। ये जो है मौसम जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है वो इसके द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? मैं आपको बता दूं भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हिमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में जो है ये स्थित है। इसके अलावा सबसे छोटा नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपको पता होगा, असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा केवला देव घाना कहाँ है? पक्षी विहार ये है आपका राजस्थान में। तो ये जो है ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क के बारे में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हिमिस नेशनल पार्क है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं दादा भाई नौरोजी जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इनके द्वारा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रघुराम राजन कौन है? ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। उसके अलावा लाला लाजपत राय जो हैं वो पंजाब केसरी के नाम से जिनको जाना जाता है। 1928 में जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, तो उस वक्त लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु इनके सर पे लाठी खाने के चक्कर में हुई थी। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर लगने वाली एक एक लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उसके बाद जो है भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। ये भारत के पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता 3 नेता थे। कौन कौन से नेता थे आपको ध्यान रखना है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, तीनों को याद रखना है। उसके अलावा शक्तिकांत दास कौन है? ये भारत के RBI के 25वें गवर्नर हैं जो हाल ही में वर्तमान में RBI के गवर्नर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? मैं आपको बता दूं ये 1932 में हुआ था। इसका कारण क्या था पहले वो समझ लीजिएगा। इसमें हुआ तो ये था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने जो ब्रिटेन में जो हमारी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में जो है तीसरा हुआ था। तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भाग लिया गया। तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड इनको अवार्ड दे दिया गया, मतलब सांप्रदायिक पंचायत का जो है इनको अवार्ड दे दिया जाता है। इसके बाद होता क्या है, सांप्रदायिक पंचायत का मतलब ये था कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये अवार्ड मिला था कि जो दलित होंगे, दलितों का अलग जो है निर्वाचन मंडल होने वाला है। मतलब दलित जहाँ पर भी होंगे दलित में से ही दलित व्यक्ति खड़ा होगा और दलित ही उनको वोट करेगा। तो ये जो है एक तरीके का बांटो और राज करो की नीति थी, अंग्रेजों की खुलकर के सामने आई गई थी 1909 में। उसके बाद जो है 1932 में इनको रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड मिल जाता है भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद गांधी जी ने यह कहा कि ये जो है और भी ज़्यादा खाई पैदा करेगा। तो उस वक्त गांधी जी थे वो पूना जेल में बंद थे और पुणे की यरबदा जेल में वहीं पर गांधी जी ने अनशन चालू कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तब तक पिज्जा नहीं खाऊंगा जब तक जो है ये मानने वाले नहीं। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा गांधी जी आप जो है लुढ़किए, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट गांधी जी की तरफ ज़्यादा थे। उन्होंने अंबेडकर को लगा गांधी जी निपट गए तो मुझ पेरे लोग पीछे पड़ जाएंगे। अंबेडकर साहब पहुंचे तो गांधी जी ने कहा कि आप जो है सीटें ज़्यादा ले लीजिएगा, आरक्षण बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ये जो है समाज में खाई पैदा मत कीजिएगा। उसके बाद जो है जो सीटें थी उनका आरक्षण किया गया। आपको पता ही होगा हाल ही में संसद में जो है कितनी सीट्स हैं, 543 सीट्स पर अगर चुनाव होता है तो इसमें जो है हमारी SC के लिए सीट अलग निर्धारित होती है, रिजर्वेशन होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सबल वोट नहीं करेगा या OBC वोट नहीं करेगा। तो यही जो है
व्यवस्था की गई। तो पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 1931 में क्या हुआ था, इसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। उसके अलावा 1929 को आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो मैं यदि आपको बता दूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। रावी नदी के तट पर आधी रात को 12 बजे इन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 तक भारत को आज़ाद करा लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया लिया गया। यही कारण है कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हम उस वक्त आज़ाद नहीं हो पाए थे, हमको आज़ादी उसके 17 साल बाद मिली थी। उसके अलावा 1922 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर में है, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। हर्ष का राज कवि कौन था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इनका जो राज कवि था वो बाण भट्ट जो थे, इनके राज कवि थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो जो हैं वो किसके राज कवि थे, ये किसके राज कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपने देखा ही होगा, खिलजी जो है, ये मूवी भी देखी होगी आपने पद्मावत। तो खिलजी जो है उसमें क्या होता है, खिलजी कौन बनता है, रणवीर सिंह। तो उसी में वहाँ खिलजी बना रहता है, वो पद्मावती बनी रहती है। रियल में देखो तो खिलजी और पद्मावती दोनों ही ब्याह कर लेते हैं, देखा ही होगा दीपिका रणवीर। इसके अलावा हरिशर जो है वो किसका राज कवि था, वो समुद्रगुप्त का राज कवि था। उसके अलावा तानसेन आपको पता ही होगा, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। मैं आपको बता दूं, इसका जो आविष्कार है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया था। उसके अलावा जेएल वेयर जो है, इनके द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। चार्ल्स बेबेज को आप जानते होंगे, कंप्यूटर का जो है इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। माइकल फेराडे, मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा जो है हमारा जनरेटर का जो है आविष्कार किया गया था। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। देखो मान लीजिए आपके शादी में चल रहे थे फेरे, तो फेरे चल रहे थे, फेरे चलते वक्त आपकी लाइट चली गई। तो लाइट चली गई तो आपने कहा जनरेटर चलाइए, जब फेरे चले गए तो फेराडे के द्वारा जनरेटर का आविष्कार किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को हम क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है। इसके अलावा लानोज जो है वो वेनेजुएला में जो है इनको घास का मैदान जो है कहा जाता है। उसके अलावा वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके अलावा डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि आईएनसी के नाम से हम इसको जानते हैं, 1885 में इसकी स्थापना होती है और इसको जो है डफरिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। डफरिन उस वक्त जो है वायसराय थे, ए.ओ. हुम जो है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो पहली अध्यक्षता हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1885 में ये मीटिंग होती है, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके अलावा 1886 में दूसरी जो हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो है दूसरा अधिवेशन, इसमें दादा भाई नौरोजी थे। उसके अलावा तीसरा जो हुआ था बद्रुद्दीन तैयब जी थे, इसमें 1887 में। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी जो है अध्यक्षता कब की, तो 1938 में जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसमें की थी और 1939 में इन्होंने जिससे त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि राज्य को हड़पने की नीति किसके द्वारा चलाई गई। मैं आपको बता दूं, राज्य हड़पने की नीति क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से हम इसको जानते हैं। देखो कोई भी राजा है तो राजा का यदि पुत्र नहीं होता है तो पुत्र को क्या होगा, वो अपना जो है दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, मतलब गोद नहीं ले सकता है। ये जो है इसने नीति चला दी थी, किसने, डलहौजी ने। डलहौजी ने कहा कि आप जो है गोद नहीं ले सकते, पुत्र को गोद नहीं ले सकते। तो इसके बाद जो है जैसे झांसी जो थी, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उसके बाद जो है आप गोद नहीं ले सकते, तो उनका जो है राज्य डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाएगा। तो डॉक्टर हड़पने की नीति जो है वो डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने भारत पर इतने अत्याचार किए, इतने कमीने थे ये, इन्होंने एक से एक भयंकर कानून बनाया। आपका पुत्र नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते। ये देखिए क्या था, ये बांटो राज करो, ये सब जो है इन्होंने किया है। 200 साल तक भारत पर जो है राज किया है। इनको खदेड़ के फेंका था 1947 में। उसके अलावा कॉर्नवालिस के बारे में बता दूँ आपको, कॉर्नवालिस जो वायसराय जो गवर्नर जनरल था भारत का, ये जो था इसने स्थायी बंदोबस्त जो है इसने स्टार्ट किया था। स्थायी बंदोबस्त जो था, जो आपका जो जमींदारी व्यवस्था थी होती थी उसको लेकर के रिपन ने क्या किया था। मैं आपको बता दूं, भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में मेयो के समय में होती है। इसके अलावा मेयो जो है इसने जनगणना की थी, भारत वालों ने इसको निपटा दिया था, इसको जो है मृत्यु हो गई थी, मृत्यु की गई थी, इसको मर्डर किया गया था। उसके अलावा रिपन के बारे में बता दूं, रिपन ने जो है 1881 में पहली जो है नियमित जनगणना कराई दशकीय आधार पर। तो ये जो है इसको जो है जनगणना का जो है जनक कहा जाता है। तो इसमें जो यही जो है स्थानीय स्वशासन का भी जनक जो था वो रिपन ही था। देखो ध्यान रखिएगा, रिपन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। रिपन जो है स्थानीय स्वशासन जो है हमारा
आज का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका जनक जो है रिपन था। उसके अलावा डलहौजी के कार्यकाल से कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? 16 अप्रैल 1853 भारतीय इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों तारीख है? कि इस दिन जो है भारत की पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से पुणे के मध्य जो है भारत की पहली ट्रेन जो है चलाई गई थी डलहौजी के कार्यकाल में ही। इसके अलावा हाल ही में जोड़ा गया कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? मैं आपको बता दूं कर्नाटक में जो है 31वां जिला जो है वो जोड़ दिया गया है, विजयनगर। उसके अलावा मलेरकोटला, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, पंजाब का जो है 23वां जिला बना है। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपको मुझे बताना है। ये क्वेश्चन सारे के ऐसे क्वेश्चन हैं कि सभी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है कौन सा है? मैं आपको बता दूं काबो लामजाओ नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा इसमें यहीं पर जो है लोकटक झील भी है, तो यहीं पर जो है संगाई हिरण होता है जिसको डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। अंसी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में। चंदेली जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सुंदरबन कहाँ है? ये आपका वेस्ट बंगाल में, जिसमें आपका जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन है? ये आपका करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके और हमारा जो है जीएस था, तो ये जो है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले एक वर्ष के ही हैं। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन है? वो यदि मैं आपको बताऊं रितिका हैं, जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा कामिरीता शेरपा के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, नेपाल के ये जो हैं, तो इन्होंने क्या किया था, जो है 25वीं बार रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़े हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तासी यांगजोम जो है ये कौन है? तासी यांगजोम जो है आपकी, ये जो है 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उसके अलावा बछेंद्री पाल, आपको पता होगा 1954 में जो है पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था जो है नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सागर माथा जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेपाल में अभी राजनीतिक संकट चल ही रहा है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन है? मैं आपको बता दूं WTO जो है इसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। इसके सदस्य कितने हैं? तो 164 इसके देश सदस्य हैं और 164वां कौन है? अफगान जलेबी, अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य है। इसके अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओकांजा इबेला पहली महिला महानिदेशक हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बारे में यदि मैं आपको बता दूं तो IMF की ये महानिदेशक हैं। गीता गोपीनाथ भी IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा नीता अंबानी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसकी एकमात्र महिला हैं, सदस्य हैं भारत की। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारा वर्ष 2021 के खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? मैं आपको बता दूं जो शीतकालीन गेम्स हुए थे इनका आयोजन गुलमर्ग में हुआ था। देखो जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, इसकी शुरुआत भारत में 2019 में होती है। पहले जो गेम हुए 2019 में जो है 2018 में होती है आई थिंक। तो पहला जो गेम हुआ था वो जो है हमारा दिल्ली में हुआ था और दूसरा जो होता है 2019 का ये हुआ था, दूसरा जो सेकंड आपका हुआ था 2019 वाला, इसका आयोजन हुआ था आपका पुणे में। इसके अलावा तीसरा जो 2020 का हुआ है इसका आयोजन असम गुवाहाटी में हुआ था। तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई, सही बताया मैंने आपको। तो 2020 असम गुवाहाटी में। लेकिन आपको जो है मैं आपको पूछूं खेलो इंडिया का चौथा एडिशन कहाँ आयोजन होगा 2021 का? तो ध्यान रखिएगा दूध खाट की नगरी पंचकुला हरियाणा में जो है इसका आयोजन होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगला जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होते हैं। तो पहला आयोजन कहाँ हुआ था? उसका जो आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था। उसके अलावा अगला कहाँ होगा? तो कर्नाटक में जो है इसका आयोजन होने वाला है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में हुआ था। इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तो पंचकुला हरियाणा में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं क्लासेस की, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसके द्वारा आपको जो है डेली PDF प्राप्त करनी होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।